हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड की जो पहली अपडेट है ना, वो आती है हमारे अगेन क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। लेकिन यार इस बार जो अपडेट है ना, उस सिचुएशन को समझने के लिए एक्चुअली में हमको वापस से अपनी पुरानी स्टोरी लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना पे आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यार दोनों चीज़ इंटरलिंक्ड है। क्योंकि बहुत टाइम बाद कहीं ना कहीं मैं लगातार अपने कमेंट सेक्शन को देखता जा रहा था कि भाई उसमें काफ़ी लोग रोनाल्डो टू बायर्न की पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। और फाइनली आज के एपिसोड में हम इस चीज़ को ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि ये चीज़ कितनी सेंस बनाती है और क्या एक्चुअली में रियलिटी ट्रांसफर मार्केट में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर भी रही है या फिर नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की की। तो भाई अब कहीं ना कहीं रिपोर्ट आ रही है कि बार्सिलोना ने अपना सेकंड जो ऑफर है, जो सेकंड बिड है लेवेंडोव्स्की के लिए, वो यहाँ पर दे दिया है बायर्न म्यूनिख को। अब पहले की अगर हम बात करें तो वो था 32+5 यानी कि 37 मिलियन का, और इस बार की अगर हम बात करें तो वो आता है 35+5 40 मिलियन का। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे मैंने तुमको पहले के एपिसोड में बताया हुआ है कि पहले ऑफर को इनको रिप्लाई भी नहीं मिला है, यानी कि बायर्न और बार्सिलोना के रिलेशन इतने ज़्यादा ख़राब है, या फिर ख़राब नहीं, मतलब इस तरीके का एटीट्यूड है बायर्न का कि उन्होंने पहले ऑफर का नहीं रिजेक्ट भी नहीं किया है। यानी कि बार्सिलोना अंधेरे में तीर मार रही है, वो ये मान के चल रही है कि यहाँ पर बायर्न को पैसे कम लग रहे हैं और इसलिए कहीं ना कहीं हमको अगर पैसे इंप्रूव कर दें तो लेवेंडोव्स्की इसी सीज़न हमारा हो सकता है। अब वैसे सही बात बताऊं तो जो बायर्न अंधेरे में तीर मार रही है ना, वो एक्चुअली में तीर सही भी है, क्योंकि यही मुद्दा है कि बायर्न म्यूनिख क्यों यहाँ पर कहीं ना कहीं इस समय बहुत ही अजीब सा बिहेवियर कर रही है। अब देखो यार, ये तो कॉमन सेंस है बिल्कुल कि आप तुम्हारा जो स्टार प्लेयर है वो डेफिनेटली तुम्हारी खिल्ली उड़ा रहा है पब्लिक में आके, तो डेफिनेटली ये जो तुम्हारा ड्रेसिंग रूम है उसकी जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं उसके डेफिनेटली अगेंस्ट ही हो जाएगी। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफ़ी बायर्न के जो इनसाइडर सोर्स है ना, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि जो ड्रेसिंग रूम है ना, उसका मूड भी यही है कि लेवेंडोव्स्की जाएगा रादर देन कि लेवेंडोव्स्की सीजन रहेगा। ये बड़ा सवाल है कि एक्चुअली में जो ड्रेसिंग रूम है उसका सीन ये तो नहीं है कि ड्रेसिंग जो लेवेंडोव्स्की वो जाना चाहिए। अब देखो, बायर्न का जो स्टैंड है ना, वो कहीं ना कहीं अजीब तो है लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड नहीं है। क्योंकि देखो, बायर्न अगर खुल के ये कर दे कि ठीक है इसने हमारी खिल्ली उड़ा दी है और अब तो तू भाई जा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जहाँ पर अभी देखो जो बार्सिलोना की स्टार्टिंग है वो 32+5, हम 35 मिलियन मान के चलते हैं, वो कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख 55 तक लेके जाना चाहती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने काफ़ी अपने डेली एपिसोड में सवाल खड़ा करा है कि 55 मिलियन फॉर लेवेंडोव्स्की इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं ओवर पे मानती है, और बार्सिलोना इसको ओवर पे मानती है। अब बायर्न म्यूनिख को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये ओवर पे माने ओवर, उन्होंने उनको पता है कि देखो अगर लेवेंडोव्स्की यहाँ पर जाए तो जाए, लेकिन हमको पूरा का पूरा फायदा चाहिए। और लेवेंडोव्स्की अगर नहीं जाएगा तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमको तो 40 से 50 गोल पर सीजन मिल ही रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मामला फंसा हुआ है। सेकंड ऑफर दिया है मेरे को, लेकिन इसके रिगार्डिंग में मेरा जो अजम्पशन है वो यही है कि बायर्न इसको भी कोई रिप्लाई नहीं देगी या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर देगी। इसका एक्सेप्ट होने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, मेरे को ये लगता है कि बार्सिलोना जो सेकंड ऑफर दिया है ये एक दोनों क्लब्स के बीच में एक ब्रिज बना सकता है कि एटलीस्ट बायर्न बार्सिलोना के साथ टेबल पे तो आए, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। और डेफिनेटली आई थिंक जब कह सकते हैं कि लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना के लिए पागल है, बार्सिलोना लेवेंडोव्स्की में इंटरेस्टेड है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी ज़रूर ऊपर होती है कि एट द एंड ऑफ द डे ऐसा हो सकता है कि लेवेंडोव्स्की साला कहीं जाए ही ना और बायर्न में रुक जाए। लेकिन अब बात करते हैं स्टोरी कैसे रिलेटेड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। अब देखो यार, कल दियारो एएस ने ये रिपोर्ट किया कि बायर्न म्यूनिख एक्चुअली में लेवेंडोव्स्की के रिप्लेसमेंट माने को नहीं, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि माने कोई लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि वो लेवेंडोव्स्की का रिप्लेसमेंट कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ही मान के चल रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को टैप कर सकती है बायर्न म्यूनिख। अब बात करते हैं कि ये कितना सेंस बनाता है एक्चुअली में। अब देखो यार, मैं जब भी अभी मतलब पिछले एक हफ्ते से जब भी हमने क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे बात करी, आप में से काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि यार रोनाल्डो टू बायर्न क्यों नहीं हो रहा। अगर दो चीज़ों की हम बात करें, एक क्लब का जो स्ट्रक्चर है, जो क्लब का कल्चर है, जो विनिंग कल्चर है, वो यूनाइटेड में नहीं है, और अगर है भी तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कंपेरेटिवली बायर्न में ज़्यादा है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि चैंपियन लीग फुटबॉल अगर हम यूनाइटेड में नहीं है तो वो तो रोमा में नहीं है, जो कि अभी रूमर्स आए थे, और वो डेफिनेटली स्पोर्टिंग में है, लेकिन वो कंटेंडेंसी नहीं है, वो फेवरेट्स तो नहीं है। बायर्न म्यूनिख एट दी अदर हैंड ये सारे चेक बॉक्स को टिक करती है। तो यार अभी तक रोनाल्डो टू बायर्न आया क्यों नहीं है।
अब देखो यार, इसके बहुत दो बड़े फैक्टर है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसके लिए बायर्न को ये कन्विंस अपने आप को करना होगा कि वो लेवेंडोव्स्की का पीछा बिल्कुल ही छोड़ रहे हैं, यानी कि उन्होंने बिल्कुल मान ही लिया है कि हमको अब लेवेंडोव्स्की सेल करना है। अब देखो, इससे पिछले 5 मिनट में मैंने जो कहा है उसका मतलब ये तो बनता है कि लेवेंडोव्स्की की पूरी सिचुएशन का बायर्न पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भी मान के चल रहे हैं कि अगर एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास इतना सा भी चांस हुआ ना कि हम लेवेंडोव्स्की को सेव कर लें और अपने पास रखें, तो हम वो भी करेंगे। और उसके बाद फ्री, अब देखो काफ़ी लोग ना बार्सिलोना के मीडिया रिपोर्ट्स ये मान के चलती हैं कि बायर्न तो चूतिया है, बायर्न बकचोदी कर रही है, बायर्न ना फिर 12 महीने बाद 1 साल बाद लेवेंडोव्स्की को फ्री में जाने देगी। बायर्न को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो ऑप्शन ज़्यादा बेटर लग रहा है रादर देन कि लेवेंडोव्स्की को अभी जाने दो। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि उनको अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा कि ठीक है, अब लेवेंडोव्स्की को रिप्लेस ही करना पड़ेगा, और ऐसे में वो रोनाल्डो की सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात करें दूसरे की, तो ये बहुत ही सिमिलर है नेमार मेसी वाले इस फंडा से, क्योंकि यहाँ पर भी रोनाल्डो की जो वेजेस हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा है। अब देखो, यहाँ पर मैंने कहा था कि देखो, जब ट्रांसफ़र फ़ी की बात आती है तो क्लब पे डिपेंड करता है कि उनको प्लेयर से कितना ज़्यादा पीछा छूटना है। अब देखो, यहाँ पे चेल्सी की बात थी, चेल्सी को लुकाकू से पीछा छुड़ाना था, तो जिस प्लेयर को वो 110 में लेके आए उसको 8 मिलियन के लोन पे दे दिया। यहीं अगर बात करें बार्सिलोना की, तो लेंगलेट, उमतीती, फिलिपे कुटिनो, ग्रीजमन, इन सबको प्लेयर्स को जिनको हाई वैल्यूज़ पे लेके आए थे, उनको कहीं ना कहीं लो रीसेल वैल्यू पर उन्होंने सेल किया। रोनाल्डो के रिगार्डिंग यहाँ पर देखो, जहाँ ट्रांसफर फी की मैं बात करूँ वो भी बताऊंगा कि क्यों यूनाइटेड पागल नहीं होगी, लेकिन अगर वेजेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि रोनाल्डो पे कट ले ले, क्योंकि चैंपियंस लीग फुटबॉल उसको चाहिए। अब बात करते हैं कि क्यों यूनाइटेड यहाँ पर पागल नहीं होगी, क्योंकि डिस्पाइट यहाँ पर ये पूरी सिचुएशन चल रही है, और तुम सोच रहे होंगे कि यार कल के एपिसोड में दिव्यांश भाई हम तो रोनाल्डो की कैप्टनसी को लेकर बात कर रहे थे, आज हम कहीं ना कहीं ट्रांसफर्स को लेकर बात कर रहे हैं, तो एक ही प्लेयर को लेकर दो सिचुएशन एक्चुअली में चल कैसे सकती है। अब देखो यार, मेरे को याद है कि मैंने 2-3 एपिसोड पहले तुमसे एक चीज़ कही थी कि अगर मेरे को कोई ये कहेगा कि क्या रोनाल्डो एक्चुअली में यूनाइटेड को छोड़ना चाहता है, तो उसका आंसर होगा नहीं। क्या यूनाइटेड एक्चुअली में रोनाल्डो को बेचना चाहती है, उसका आंसर भी है नहीं। लेकिन क्या एक्चुअली में जॉर्ज मेंडेस इस समय सिचुएशन को परख के सारा का जो स्टोरी है ये डेवलप कर रहा है, इसका आंसर है यस। तो कहीं ना कहीं अगर यूनाइटेड की बात करें तो वहां पर तो ये चली रहा है कि एरिक टेन हैग को रोनाल्डो अपने प्रोजेक्ट का पार्ट चाहिए ही चाहिए, पार्ट ही नहीं चाहिए बल्कि एक्चुअली में लीडर चाहिए, वो लीडरशिप कैप्टनसी आर्मबैंड दे के भी हो जाएगा। अगर जॉर्ज मेंडेस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अच्छे से परख रहा है, अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके बाद कहीं ना कहीं हमको ये स्टोरीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं कि क्या एक्चुअली में ऐसा हो रहा है जो कि डायरो एएस ने यहाँ पर करा है क्लेम की बायर्न म्यूनिख लाइनअप कर रही है, और इसका आंसर है नहीं। यस, अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं, मैंने इसलिए बोला कि कुछ भी लाइन अप नहीं है, ना ही बायर्न म्यूनिख उसका पैसा पे कर सकती है रोनाल्डो की सैलरी का, और ना ही बायर्न म्यूनिख ने खुद को कन्विंस किया है कि वो लेवेंडोव्स्की से पीछा छुड़ाएगी। तीसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली आई थिंक बायर्न के किसी इंसाइडर सोर्स ने ये भी रिपोर्ट किया था कि जूलियन नेगल्समैन और सादियो माने के बीच में काफ़ी अच्छी खासी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग में जब सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि सादियो माने को किस वैरायटी की पोजीशंस पे एक्चुअल में नेगल्समैन यूज़ कर सकता है। और इसका मतलब ये है कि इनिशियली यहाँ पे सादियो माने लेवेंडोव्स्की के रिप्लेसमेंट तो नहीं लाया गया था, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो सादियो माने एक्चुअली में लेवेंडोव्स्की के वॉइड को फिल कर सकता है, क्योंकि सादियो माने, किंग्सले कोमन और लेरोय साने और सर्ज ग्नाब्री, ये चारों ही प्लेयर ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रंट 3 पोजीशंस को एक्चुअली में फिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रोनाल्डो की सिचुएशन मेरे को लगता है कि अनएक्सपेक्टेड है, थोड़ी सी घुमावटी कंफ्यूजिंग है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि यूनाइटेड को आराम से चिल होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफर मार्केट इस सिचुएशन में है ही नहीं कि रोनाल्डो यहाँ पर कहीं ना कहीं फिट हो, और यूनाइटेड ही उसका इस समय परफेक्ट होम है जहाँ तक मेरे को लगता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रांसफर रूमर्स की। अब देखो, एरिक्सन है, एंटनी है, और यहाँ पर फ्रैंकी डी होंगे। अब देखो, अगर हम डेविड ऑस्टिन की बात करें, उन्होंने अपने रीसेंट पॉडकास्ट में ये चीज़ कही कि एरिक्सन के पास इस समय 2 ऑफर हैं। सबसे पहला ऑफर आता है ब्रेंटफोर्ड का, और दूसरा ऑफर आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अगर टॉटनहम हॉटस्पर की बात करें तो स्पर्स इस रेस से बाहर हो चुकी है, वो किसी और प्लेयर प्रोफाइल्स को टारगेट कर रहे हैं, और इसलिए एरिक्सन के पास अब स्पर्स जाने का मतलब ये जो चैंपियन लीग वाला फैक्टर है ये तो हट चुका। अब देखो, अगर चैंपियन लीग वाला फैक्टर हट गया है तो यहाँ पर सिर्फ एक फैक्टर बचता है, और वो है फाइनेंशियल फैक्टर, एंड डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि स्पोर्टिंग फैक्टर भी है। अगर फाइनेंशियल फैक्टर्स की बात करें तो डेविड ऑस्टिन ने खुद कहा है कि यूनाइटेड का जो ऑफर है वो फाइनेंशियली ज़्यादा लुक्रेटिव है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है अगर हम बात करें ब्रेंटफोर्ड की। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर एरिक टेन हैग बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान के चलो कि अगर एरिक टेन हैग इसको कन्विंस करने पर आ गए तो एरिक्सन एक्चुअली में यूनाइटेड ही आएगा,
और डेविड ऑस्टिन के हिसाब से एरिक्सन अब यूनाइटेड में ही एंड अप करेगा, लेकिन अभी भी जो फाइनल आंसर है वो यूनाइटेड को यहाँ पर नहीं मिला है। अब अगर बात करें फ्रेंकी डियोंग की, अब देखो डियोंग का मामला सिंपल है। डियोंग का मामला वही है कि जो बायर्न बार्सिलोना के साथ कर रही है वही बार्सिलोना एक्चुअली में यूनाइटेड के साथ कर रही है। बार्सिलोना को कोई जल्दी नहीं है। यस, बार्सिलोना को एक दिमाग में तो है कि हमको फ्रेंकी डियोंग सेल करना है, ज़रूरी नहीं, लेकिन सेल करना है एक प्रॉपर मैक्सिमम प्राइस पे। जितना खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, क्योंकि पूरे स्क्वाड में एक ही प्लेयर है जो इतनी वैल्यू दे सकता है। यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो मेरे को एक चीज़ जो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रही है वो ये कि अब हमको ये सुनने को मिल रहा है कि यूनाइटेड का जो फोकस है वो सारा का सारा फ्रेंकी डियोंग पे है, कि हम पहले इस डील को कंप्लीट करेंगे उसके बाद किसी और डील पे जाएंगे। बल्कि यूनाइटेड जैसे क्लब, एक ऐसा क्लब जो इतने बड़े कैलिबर का है, जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तुम एक प्लेयर पे अपना पूरा 1-1.5 महीना खराब कर रहे हो। जस्ट लाइक एएक्स की अगर हम बात करें, एएक्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज़्यादा यूनाइटेड के साथ है, यूनाइटेड से लिंक हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि एरिक टेन हैग आया है और दोनों क्लब्स के बीच में रिलेशन अच्छा है। एएक्स एक्चुअली में ऑलरेडी अपने 3 प्लेयर सेल कर चुका है। यहाँ पर वो हॉलर को सेल कर चुका है और बाकी 2 प्लेयर्स को भी सेल कर चुका है, और शायद से आगे भी वो सेल कर देगा। और ऐसे में कहीं ना कि अब एएक्स इतने प्लेयर सेल कर चुका है कि उसके पास ये अर्जेंसी ही नहीं है कि हम सेल क्यों करें। और यहीं पर ही बात आती है एंटनी की। अब अगर एंटनी की बात करें तो फैब्रिजियो ने ये चीज़ हमको अपडेट दिया है कि यूनाइटेड का एंटनी में इंटरेस्ट 100% रियल है, बिल्कुल रियल है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सबसे पहली बात तो अर्जेंसी लग नहीं रही है एक्स को, और दूसरी चीज़ ये है कि यस, एंटनी के जो प्लेयर कैंप है ना, उसने ये चीज़ तो कह दिया है कि भाई देखो, तुम ऑफर सुनो, चाहे जो मेरा तुम प्राइस टैग रखना ना वो भी अगर तुम हाई रख रहे हो, यानी कि 50-60 के आसपास रख लो, लेकिन तुम फिर भी ऑफर सुनो। और ऐसे में यूनाइटेड आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा ऑफर दे सकती है। बात करें अगर डियोंग की, तो अभी भी अगर तुम काफ़ी, जैसे हम डेविड ऑस्टिन की बात करें, फैब्रिजियो रोमेनो की बात करें, इन दोनों की जो व्यूज़ है ना वो काफ़ी सिमिलर से हैं कि अगर अभी भी तुम एक्सपीरियंस्ड और हाई प्रोफाइल प्लेयर पर्सनस की बात करोगे ना दोनों क्लब्स के हायरार्की में, तो वह यही मान के चलते हैं कि ये डील कंप्लीट होगी और ज़रूर होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इसका फन खराब हो चुका है। और मेरे को एक चीज़ डिसअपॉइंटिंग ये भी लगी है कि यूनाइटेड कहीं ना कहीं डियोंग के चक्कर में बाकी के जो टारगेट्स हैं ना उसको भी सीज नहीं कर पा रही है, या फिर एक्चुअली में नहीं कर रही है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी रफीनिया की। अब देखो यार, सबसे पहले रफीनिया में रेस में बार्सिलोना एंटर करती है और अच्छे खासे तरीके से एंटर करती है। यहाँ तक कि ये भी कंफर्म है कि बार्सिलोना और रफीनिया के बीच में जो पर्सनल एग्रीमेंट है वो भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन एक्चुअली में क्योंकि वो पैसा है ही नहीं अभी अवेलेबल, तो वो यहाँ पर बिड नहीं कर सकते। और ये भी कह सकते हैं कि लीड्स का जो आस्किंग प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब तुम ये मान के चलो कि अगर बार्सिलोना ने उस्मान डेम्बेले को रिन्यू कर लिया तो उनको रफीनिया और डी मरिया जैसे प्लेयर की ज़रूरत ही नहीं है। वो किसी और पोजीशन में कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे, जैसे जूल्स कुंडी की अगर डील की बात करें या फिर किसी और डील की हम बात करें। अब यहाँ पर आती है आर्सेनल और टॉटनहम हॉटस्पर। अब अगर स्पर्स की बात करें तो स्पर्स के पास हर चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी रफीनिया ने स्पर्स को एक्चुअली में रिजेक्ट कर दिया है एज पर द रिपोर्ट्स। और रफीनिया यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी क्लोजली लिंक्ड है आर्सेनल से। अब आर्सेनल ने अपना पहला ऑफर तो दे दिया है जो कि अराउंड 55 मिलियन का है, प्लस यहाँ पर 15 वेरिएबल्स हैं, कुल मिला के 60-70 की डील हो जाएगी। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया है लीड्स यूनाइटेड ने। अब ये माना जा रहा है कि रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन आर्सेनल का जो सेकंड ऑफर होगा वो बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव होगा, और कहीं ना कहीं इसके पूरे चांसेस हैं कि आर्सेनल का जो सेकंड ऑफर है ना लीड्स यूनाइटेड उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगी। तो रफीनिया टू आर्सेनल, और अगर गैब्रियो हेजुस टू आर्सेनल हो गया तो भाई आर्सेनल इस समय छक्का पे छक्के मार रही है ट्रांसफर विंडो में। एंड दिस इज समथिंग जो कि मेरे को मिकेल आर्टेटा और अगर एडू की बात करूं तो पर्सनली मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि वो टाइम ले रहे हैं अपना, वो सारे क्रिटिसिज्म हमको सेंड कर रहे हैं। वो बिग सिक्स के में पता है उनको कि वो रेस में पीछे हैं, लेकिन फिर भी जब भी वो अपनी बंदूक चला रहे हैं ना तो मेक श्योर कर रहे हैं कि जो गोली है वो बिल्कुल निशाने पे लगे। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।